हेलो स्टूडेंट्स, मैं एहसान अंसारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल UP SSC अकेडमी ठाकुर द्वारा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। अब पढ़ाई पे बात कर लें कि हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, सीधे पॉइंट पर। देखिए, हम यहाँ पर इस वीडियो में भारतीय संविधान स्टार्ट करेंगे जो जीएस में आता है, ठीक है। और जीएस में आपका भारतीय संविधान स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक बात कह देता हूं कि जीएस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा पोर्शन है। 90% स्टूडेंट को यह पता नहीं होता कि हम जीएस के अंदर क्या पढ़ें, लेकिन आपको अब पता लग जाएगा धीरे धीरे। आप बस UP SSC अकेडमी ठाकुर द्वारा चैनल को फॉलो करिए, आपको पता लग जाएगा जीएस कैसे पढ़ना है, जीएस का पढ़ने का तरीका क्या है, सारी चीजें आपकी समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। बस आप कंटिन्यू रोज वीडियो देखिए। कभी भी हार्ड वर्क से सिलेक्शन नहीं होता। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये सर ने क्या बोल दिया कि हार्ड वर्क ही बताया मैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कभी सिलेक्शन हार्ड वर्क करने से नहीं होता। हार्ड वर्क प्लस स्मार्टनेस, पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट आज राष्ट्रपति पढ़ा, कल को देखा सीधा उपराष्ट्रपति, सब छोड़ दिया, सीधा सांसद और गवर्नर पढ़ रहा है। एक क्रम होता है जीएस पढ़ने का भी, उसको आप देखिए, ठीक है। सीधे पॉइंट पर आता हूं, मैं आपको बताता हूं। मैं आज भारतीय संविधान स्टार्ट करेंगे। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान आप आज स्टार्ट करने वाले। अब देखिए, भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जो विश्व के अंदर सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। विश्व के अंदर इतना बड़ा कोई लिखित संविधान नहीं है। सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत का है विश्व के अंदर, ठीक। और सबसे छोटा संविधान कौन से देश का है? सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, जो भारतीय संविधान से 5 गुना कम है। मतलब भारतीय संविधान अमेरिका के संविधान से 5 गुना बड़ा है, ठीक है। तो अब इसमें भारतीय संविधान में हम स्टार्ट करेंगे राष्ट्रपति से। सबसे बड़ा पद किसका होता है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के बारे में सारी बातें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और देखिए, एक बात आप ध्यान रखें, मैं छोड़ने वाला कुछ नहीं हूं कि ये आर्टिकल छोड़ दो, वो छोड़ दो और ऊपर ऊपर से बता दिया। वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति की इस वीडियो में बात पूरी नहीं हुई तो नेक्स्ट वीडियो भी राष्ट्रपति के बारे में आएगी, क्योंकि इस वीडियो में शायद नहीं हो पाएगी बात पूरी राष्ट्रपति के बारे में। नेक्स्ट वीडियो आप देखें। लेकिन मैं इतनी गारंटी ले रहा हूं, राष्ट्रपति के अंदर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। राष्ट्रपति से जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं, तो सीधा पॉइंट पर आते हैं। राष्ट्रपति, देखिए, सारा सिस्टम आपको मैं इस वीडियो में राष्ट्रपति का बताने वाला हूं। राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति की योग्यता कितनी होती है, राष्ट्रपति पे महाभियोग क्रिया लगाने का प्रोसेस क्या है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता, ठीक है। इस सारे कॉन्सेप्ट में इस वीडियो में करने वाला हूं। आपको भी मजा आएगा वीडियो देखने में, आपको नोट्स बनाने में मजा आएगा, क्योंकि आपका जितना भी वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगा एक भी कॉन्सेप्ट आपका बचेगा नहीं। आप सब कहेंगे कि सर हमारी वाकई समझ आ गया वीडियो। और प्लीज वीडियो समझ आए तो आप लाइक करें वीडियो को,
और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि सर समझ में आ गया वीडियो हमारी ये, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करें, मैं जल्दी अपलोड करूंगा, फिर वीडियो को शेयर करें। तो अब सीधा राष्ट्रपति पे आते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति भारत का सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़ा पद जो माना जाता है वो राष्ट्रपति का माना जाता है भारतीय संविधान में। और पहला राष्ट्रपति का आर्टिकल जो आता है, आर्टिकल अनुच्छेद 52 में क्या है, अनुच्छेद 52 में है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा तो ये कौन से अनुच्छेद में है, तो आप क्या कहोगे, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, और नेक्स्ट है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में क्या है, अनुच्छेद 53 में आपका है कि भारत का राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा। मतलब संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा और संघ की कार्यपालिका के सभी कार्य जो हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। बात समझ में आ गई आपकी। संघ की कार्यपालिका का जो प्रधान होगा वह राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ठीक, और जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है संघ की कार्यपालिका का, प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन पूछा कि संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो फिर राष्ट्रपति नहीं होता, फिर प्रधानमंत्री होता है संघ की कार्यपालिका का प्रधान। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर। जितने भी संघ के अंदर कार्य होंगे वो सभी राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ठीक है, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका क्या होती, जिसमें आपका प्रधानमंत्री आ जाता है, पूरी कैबिनेट मिनिस्टर आ जाते हैं, सब ये संघ की कार्यपालिका है। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं ये वाला आर्टिकल भी, संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक प्रधान कौन होता है, वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। संघ के सभी कार्य, संघ के सभी कार्य किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ठीक है, ये आपका आर्टिकल पूरा हो चुका है। संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, और संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। आपके ये दो आर्टिकल क्लियर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल है आपका, अभी इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं, टेंशन ना लो, याद भी कराऊंगा। वैसे तो आपकी याद हो गए होंगे, लेकिन और याद करूंगा हैंड टू हैंड। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल आपका अनुच्छेद 54। ठीक है, 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, निर्वाचक
मंडल। किसका निर्वाचक मंडल? राष्ट्रपति का। मतलब कौन कौन राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करते हैं, इसमें ये बताना है आपको कि कौन कौन राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या है। इसमें जो वोट करेंगे आपके राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, प्लस राज्यसभा, प्लस राज्यसभा, प्लस विधानसभा। ठीक है, के सर जरा गेट ऑफ कर दिए। निर्वाचित, गेट ऑफ कर दो सर। निर्वाचित सदस्य। हाँ, तो मैंने क्या बताया, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेते, कौन कौन वोट कर सकते हैं। लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ओनली निर्वाचित हैं जो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन करता है मनोनीत, वो नहीं करेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट। और राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12, तो वो वोट नहीं करेंगे। ठीक है, और विधानसभा के भी जो निर्वाचित सदस्य हैं वो ही वोट करेंगे। अब देखिए एक संविधान संशोधन आया। ठीक है, एक संविधान संशोधन आया 70वां। दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभा थी उसको वोट करने का अधिकार राष्ट्रपति के इलेक्शन में नहीं था। लेकिन एक संविधान संशोधन आया 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, ये उसमें उस संविधान संशोधन में ये आया कि पुदुचेरी और दिल्ली की जो विधानसभा है, केवल विधानसभा, उसके विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाए। तो मैंने आपको क्या बताया, 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ये आया कि पुदुचेरी और दिल्ली की विधानसभा सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाए। तो ये बात को लिख लेंगे आप। इसकी दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा को अधिकार नहीं था राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करने का, 70वें संविधान संशोधन 1992 से पहले। तो लिखिए, देखिए इसे, 70वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली तथा पुदुचेरी, दिल्ली तथा पुदुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। ठीक है, तो आपका ये आर्टिकल अनुच्छेद
54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का मतलब क्या है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन वोट कर सकते हैं। तो कौन कौन कर सकते हैं? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। और दिल्ली तथा पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, इन दोनों प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। लेकिन एक 70वां संविधान संशोधन आया जो 1992 में आया। 1992 में इन दोनों स्टेट की विधानसभा के सदस्यों को वोट करने का अधिकार दे दिया गया। आपका ये आर्टिकल क्लियर, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकते हैं। दे दिया होगा। नेक्स्ट, देखिए वीडियो की टेंशन मत लेना, वीडियो लंबी हो जाए, वो छोटी वीडियो होती है ऊपर ऊपर से बता देते हैं आपको, ठीक है। आधा समझ आया आधा नहीं आया, यहाँ पे आपका एग्जाम निकालना है, कोई मजाक नहीं हो रही, ठीक। नेक्स्ट, आर्टिकल अनुच्छेद 55, इसमें अनुच्छेद 55 में क्या है? निर्वाचन प्रक्रिया। निर्वाचन प्रक्रिया किसकी? राष्ट्रपति की। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट आपका अनुच्छेद 55 है, इसको आप समझे सही तरीके से, क्योंकि इसका प्रोसेस है राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है। 90% स्टूडेंट को ये जानकारी नहीं होती कि सबसे बड़ा पद कौन सा होता है, राष्ट्रपति का होता है, उसका राष्ट्रपति का इलेक्शन प्रोसेस क्या है, मतलब निर्वाचित कैसे होता है राष्ट्रपति। इस चीज को आप जाने, समझे इसको, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद 55 निर्वाचन प्रक्रिया किसकी? राष्ट्रपति की। पहले मैं इसको समझा दूं आपको, बाद में लिखूंगा। देखिए राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया एकल संक्रमणीय प्रणाली तथा समानुपातिक प्रणाली के द्वारा गुप्त रूप से तथा अप्रत्यक्ष द्वारा होता है, ठीक है। दोबारा सुने, राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय प्रणाली तथा समानुपातिक एवं गुप्त रूप से तथा अप्रत्यक्ष द्वारा होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रणाली कौन सी है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, बस आप देखें वीडियो को, ठीक है, पूरी वीडियो देखें। अब एकल संक्रमणीय समानुपातिक का मतलब मैं यहाँ पे बताऊंगा, इलेक्शन प्रोसेस क्या है, और आपका गुप्त रूप का तो आप मतलब समझ गए होंगे। गुप्त रूप का मतलब ये है कि जो भी वोट करने जाएगा वो किसी को दिखाएगा नहीं कि मैंने किसको वोट किया है, ठीक है। और अप्रत्यक्ष का मतलब आप समझ गए। देखो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का भी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूं। प्रत्यक्ष वो होता है, वो प्रतिनिधि होता है जिसको हम वोट करते हैं, जैसा सांसद है, विधायक है, तो उसको डायरेक्ट हम वोट करते हैं ना, तो वो इलेक्शन हो गया प्रत्यक्ष। और जिसको हम वोट नहीं करते, ठीक है, वो अप्रत्यक्ष। तो राष्ट्रपति को वोट हम तो नहीं करते ना, राष्ट्रपति को वोट कौन करते हैं? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो अप्रत्यक्ष रूप से तो हुआ, पहले ये जीते मेंबर और फिर इन्होंने राष्ट्रपति को वोट किया, तो अप्रत्यक्ष हो गया, ठीक है। अप्रत्यक्ष का मतलब ये है। अब देखिए एकल संक्रमणीय और समानुपातिक का मतलब समझिए। निर्वाचन प्रक्रिया एकल संक्रमणीय मंडलीय एकल संक्रमणीय तथा समान लिख सकते, समान अनुपातिक प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय तथा समान अनुपातिक प्रणाली द्वारा गुप्त रूप से तथा अप्रत्यक्ष द्वारा होता है, ठीक है। एकल संक्रमणीय तथा समान अनुपातिक प्रणाली द्वारा गुप्त रूप से 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 तथा समान अनुपातिक प्रणाली द्वारा गुप्त रूप से
गुप्त रूप से तथा अप्रत्यक्ष द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष द्वारा होता है, ठीक है। एकल संक्रमणीय तथा समानुपातिक प्रणाली द्वारा गुप्त रूप से तथा अप्रत्यक्ष द्वारा होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति जो निर्वाचित होता है, ठीक है। अब इसका मतलब आप समझेंगे एकल संक्रमणीय तथा समानुपातिक प्रणाली क्या होती है, क्या प्रोसेस है इसका, वो समझेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में, जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, उसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट करते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू निकलती है। वैल्यू निकालना सीखे। इसमें ऐसा नहीं होता जैसे कि एक एमपी ने वोट किया तो उसकी वैल्यू 1 हो गई, एक विधायक ने वोट किया तो उसकी वैल्यू 1 हो गई। नहीं, सब राज्य, जितने भी राज्य की विधानसभा है इंडिया के अंदर, सब राज्य के विधायक जो विधानसभा का सदस्य होता है, उसकी वैल्यू सबकी अलग अलग होती है। जैसे कि यूपी के 403 विधायक हैं, 403 विधानसभा सदस्य हैं, तो उन 403 के 3 की वैल्यू एक ही रहेगी। लेकिन अगर उत्तराखंड के विधानसभा के सदस्य की बात करें तो उनकी वैल्यू अलग रहेगी। तो ये भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं, समझे इसको। देखिए, एक विधानसभा सदस्य के मत की वैल्यू लिख दो, इंग्लिश में क्या होगी, वैल्यू, ठीक है। एक विधानसभा सदस्य के मत की वैल्यू, ठीक है। मत का ऐसा करो, एक विधानसभा सदस्य के मत का मूल्य कर दो, ठीक है। वैल्यू जो इंग्लिश में लिख दिया था वो मूल्य कर दे, ठीक। मूल्य वैल्यू एक ही बात है। अब इसकी क्या है, ये देखिए, एक फॉर्मूला है इसका। राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और भाग 1000, ठीक है, भाग 1000। अब आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। अगर हमें यूपी के निकालनी है, यूपी के विधानसभा सदस्य की वैल्यू निकालनी है, तो उसकी यूपी की राज्य की कुल जनसंख्या ऊपर लिखनी पड़ेगी और नीचे यूपी में विधानसभा सदस्य कितने हैं निर्वाचित वाले, और फिर भाग 1000 करेंगे। तो यूपी के जो भी आएगा 403 विधायकों की सबकी वैल्यू बराबर बराबर निकल जाएगी, ठीक है। अब मान लो उत्तराखंड है, उत्तराखंड की जनसंख्या लिखेंगे यहाँ पे। उत्तराखंड के सदस्य कितने हैं विधानसभा, 70 सदस्य हैं, फिर 1000 से भाग कर देंगे, फिर उत्तराखंड के जो 70 सदस्य हैं उनकी सबकी वैल्यू निकल जाएगी। तो यूपी की, उत्तराखंड की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की सबके विधानसभा सदस्य की वैल्यू अलग अलग आएगी। एक की मैं निकाल के दिखा देता हूं आपको, अपने यूपी की, ठीक है। तो यूपी की देखें, राज्य की कुल जनसंख्या लगभग हमने कितनी मान ली, 20 करोड़। 20 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़,
10 करोड़, 20 करोड़, ठीक है। अब फॉर्मूले में क्या है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो लगभग मान लो काटने के लिए 403 है, 400 मान लो थोड़ी देर के लिए आसान पड़ जाएगा जरा काटने के लिए संख्या को 400 और भाग 1000, ठीक। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और भाग में नीचे जाएगा 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, आगे क्या हमारा 2000। तो एक विधानसभा सदस्य की वैल्यू 2000 आ गई यूपी के। अब यहाँ पे उत्तराखंड की जनसंख्या रखेंगे, उत्तराखंड के सदस्य रखेंगे, उसकी कुछ अलग आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप एक विधानसभा सदस्य की वैल्यू निकालना सीख गए। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब मैं आपको बताऊंगा निर्वाचन प्रक्रिया। देखिए अब मुझे आपको बताना है एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी सांसद होता है, एक एमपी के मत का मूल्य निकालो, मत का मूल्य, ठीक है। मत का मूल्य निकालना एक एमपी के। देखिए लोकसभा का हो या राज्यसभा का एमपी हो, सबके मत का मूल्य सेम आएगा, ठीक है। तो उसका इसका भी फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है, देखो जो राज्य के जैसे यूपी के विधानसभा सदस्य के एक सदस्य की वैल्यू कितनी है 2000, एक सदस्य की वैल्यू 2000 है। उत्तराखंड की मान लो एक सदस्य की वैल्यू 1000 ही होगी, राजस्थान की मान लो 1500 आई होगी। तो जैसे यूपी के एक सदस्य की वैल्यू 2000 आई है, तो 403 सदस्यों की वैल्यू ऐड कर लेंगे। 403 सदस्य है ना यूपी के अंदर, सबकी वैल्यू ऐड कर लेंगे। वो सारी वैल्यू जो निकल जाएगी, जितने भी इंडिया के अंदर स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, ठीक है, उन सब की ऐसी वैल्यू निकालेंगे और सब राज्यों की जब वैल्यू आ जाएगी वो ऊपर रखेंगे। तो देखो समझ जाएंगे आप, और मैं भी बताता हूं आपको। सभी राज्य के विधानसभा सदस्यों के मत का मूल्य, मत का मूल्य, ठीक है। मतलब जितने भी राज्य हैं, जिनकी भी विधानसभा है, ठीक है, सबके मत का मूल्य निकालेंगे। यूपी के भी, उत्तराखंड के भी, राजस्थान के भी, सबकी विधानसभा के एक एक सदस्य जो है सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। कहने का मतलब यह है पूरे इंडिया के अंदर जितने भी विधानसभा सदस्य हैं और जिनकी जितनी जितनी वैल्यू है वो सब ऐड कर देंगे और ऊपर लिख देंगे और नीचे लिखेंगे हम राज्यसभा प्लस लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, निर्वाचित सदस्य। ये इसका फॉर्मूला है। जो भी वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या हो जाएगी, एक एमपी के मत की वैल्यू हो जाएगी, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, ठीक है। मान लो सबकी वैल्यू 5 लाख आ गई इनकी, तो यहाँ 5 लाख लिख देंगे और लोकसभा प्लस राज्यसभा कितने निर्वाचित सदस्य हैं देख लें आप। राज्यसभा में कितने हैं 245 और लोकसभा में कितने हैं 545, सॉरी 545 टोटल है, निर्वाचित 543 है। तो निर्वाचित 233 है, ठीक है। 12 तो मनोनीत करता, ठीक, राष्ट्रपति। तो ये और ये ऐड करके इसके नीचे लिख देंगे और जो भी वैल्यू आएगी
वो प्रत्येक लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो चुकी है, मुझे बताएं। और नहीं भी क्लियर हो तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं, दोबारा से बताऊंगा, आपका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उस पर बताएं। सारी फैसिलिटी मैंने कर रखी है। नेक्स्ट देखें, लेकिन आप पढ़ें बस। और भैया वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। शेयर करना जरूरी नहीं है, आपके लिए मेहनत कर रहा है, आप इतना नहीं करोगे हमारे लिए। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। और जो न्यू स्टूडेंट आए, चैनल पे पहली बार आए हैं, वो सब्सक्राइब भी कर दें। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो भैया लाइक भी कर दें। ठीक है, तो देखें, मैंने आपको वैल्यू निकालना बता दिया। अब देखिए प्रोसेस क्या है, और प्रोसेस क्या है इसका। मान लो ए, बी, सी, डी 4 लोग इलेक्शन में खड़े, राष्ट्रपति के। ठीक है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में 4 लोग खड़े हुए। अब इसमें जो टोटल वोट की वैल्यू है वो ऐसे मान लो 10 लाख है। ठीक है, टोटल वोट की वैल्यू 10 लाख है। तो जीत कितने पर होगी? 5 लाख एक वैल्यू पे, 5 लाख एक वैल्यू पे जीत होगी। ऐसा नहीं है कि जैसे प्रधानी के हमारे यहाँ इलेक्शन होते, चेयरमैन के, विधायक के होते, कि जिसको सबसे ज्यादा वोट पड़ गए वो जीत गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है राष्ट्रपति के इलेक्शन में। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लो टोटल वैल्यू वोट की 10 लाख है, जो विधानसभा सदस्य और लोकसभा राज्यसभा सदस्यों की वैल्यू टोटल 10 लाख आ गई। 5 लाख एक पे जीत हो जाएगी, पूर्ण बहुमत है। ठीक है, अब मैं इसमें से 10 लाख में से 3 लाख वोट पड़ गए ए को, और 2 लाख वोट पड़ गए, 3 लाख कर दो पूरे, 3 2 5, 2 लाख पड़ गए बी को। और अब बचा आपका सी को, भी देख लो सी को कितने पड़ गए। चलो सी को 4 लाख मान लो, 4 लाख पड़ गए सी को। और डी को कितने पड़ गए? डी को अब बचे कितने? 3 2 5 4 9, 1 लाख और बचा, 1 लाख। डी को 1 लाख पड़ गए। तो आप कहोगे कि सी राष्ट्रपति बन गया, और हमारे सांसद विधायक के इलेक्शन में ऐसा कुछ होता, सबसे ज्यादा सी को पड़ गए, तो सी सांसद और विधायक बन चुका। लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन में ऐसा नहीं है। इसमें आपका अभी प्रोसेस पूरी नहीं हुई, अभी इतने वोट नहीं मिले। किसी को भी इतने वोट मिल जाते तो हाँ पहली बार में क्वालिफाइड हो जाता, पूर्ण बहुमत हो जाती। ठीक है, राष्ट्रपति बन जाता। लेकिन अभी राष्ट्रपति नहीं बना। अब देखना ये होता है, प्रोसेस ये है कि सबसे कम वोट किसे पड़े। तो आप कहोगे कि डी को पड़े, तो डी का नाम राष्ट्रपति पद से खत्म हो जाएगा। और इसके जो 1 लाख वोट हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक पर्ची होती है ऐसे इलेक्शन में। इसमें मान लो यहाँ बी है, और यहाँ ए है, और यहाँ सी है, और यहाँ डी है। ठीक है, तो इस पर्ची में जिसको वोट देना, मान लो किसी सांसद को वोट ए को करना है, तो वो सबसे पहला प्रेफरेंस जो है वो ए को कर देगा। ऐसे कि पहला प्रेफरेंस मेरा ए को। ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस सबको करना पड़ता है, चारों को वोट देना पड़ता है। तो मान लो एक सांसद ने पहला प्रेफरेंस अपना ए को कर दिया, दूसरा प्रेफरेंस अपना सी को कर दिया, दूसरा, तीसरा प्रेफरेंस अपना डी को कर दिया, और चौथा प्रेफरेंस अपना किसको कर दिया? ऐसे करो, ये बी का कर लो, बी को पहला प्रेफरेंस किया और ए को चौथा प्रेफरेंस किया। ठीक है, चौथा प्रेफरेंस। तो अब जिसने डी को पहला प्रेफरेंस किया होगा वो 1 लाख है। अब डी का नाम तो कट गया। अब
उन 1 लाख ने जिसको दूसरे नंबर का प्रेफरेंस किया होगा, इन 1 लाख ने, ठीक है, वो यहाँ ऐड हो जाएंगे। इन 1 लाख ने किसी ने करा होगा दूसरे नंबर का प्रेफरेंस बी को, किसी ने करा होगा दूसरे नंबर का प्रेफरेंस ए को, ठीक है, किसी ने करा होगा सी को। तो ए वाले वोट यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे जिसने जिसको दूसरे नंबर का प्रेफरेंस किया है। मान लो 1 लाख है तो 1 लाख में से 50,000 इसको मिल गए, तो ये कितने लाख हो गए? 3.5 लाख, ठीक है। और 50,000 चलो इसको मान लो, इन दोनों की मान लो, क्या हो गया? तो ये कितने लाख हो गए? 2.5 लाख। तो क्या अब भी किसी की इसके 1 लाख, अब भी किसी की जीत हो रही इन तीनों में? नहीं हो रही, क्योंकि किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, 5 लाख प्लस वोट नहीं हो। ये बात समझा, ठीक है। तो अब सी का नाम भी कट हो गया राष्ट्रपति पद से। वो सॉरी, सी का क्यों होगा? सी के तो बहुत सारे वोट है, ठीक है। तो कम किसके सबसे वोट तीनों में? इसके बी के 2.5 लाख। तो क्योंकि इसके भी 3.5 लाख है, इसके भी 4 लाख है, इसका नाम भी कट हो गया, ठीक है, बी का। अब इसके 2.5 लाख वोट जो है, इन 2.5 लाख में जिसको दूसरे नंबर का प्रेफरेंस किया होगा, तो इन दोनों में ऐड हो जाएंगे। मान लो दूसरे नंबर पे प्रेफरेंस 2.5 लाख में से 1.5 लाख ने कर दिया सी को, 1.5 लाख, और 1 लाख ने कर दिया किसको? ए को। 2.5 लाख पूरे हो गए ना, तो इसको हो गए 4.5 लाख और इसको हो गए 5.5 लाख। अब देखो कौन जीत गया? 5 लाख से प्लस वोट हो गए, आपका सी राष्ट्रपति बन चुके हैं, ठीक है। ये प्रोसेस है राष्ट्रपति का। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। अब वीडियो काफी लंबी हो चुकी होगी, इसलिए बाकी बात जो करेंगे राष्ट्रपति के बारे में वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, और जो न्यू स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए न्यू लेटेस्ट वीडियो जो भी आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर लें आप, और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं अगर वीडियो में कुछ कमी आपको लग रही है, तो वो कमी बताए, मैं और इंप्रूवमेंट करूंगा आपके लिए, लेकिन सिलेक्शन दिला के छोड़ूंगा, ये गारंटी है। ओके, जय हिंद।